अब हम कांट की तरफ ही आ जाते हैं लौट के, शेरों को छोड़ा। तो कांट ने हमें 12 तरह के निर्णय लॉजिक से निकाल करके दे दिए कि लॉजिक में जब हमारी बुद्धि काम करती है, अपने आप को व्यक्त करती है, हमारा रीज़न से चलने लगता है। अंडरस्टैंडिंग का नाम लिया उसने, फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी प्रज्ञा बुद्धि है हमारी। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है, हम चीज़ों को समझ ही नहीं सकते अगर इन तरीके से। ये 12 जो जजमेंट हैं, इन 12 जजमेंट के अलावा अगर कोई चीज़ आए, अव्वल तो जजमेंट हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं इस 12 के अलावा 13वां जजमेंट ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई तोड़ मरोड़ के 13 जजमेंट दिया भी जाए तो वो समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। वो इस तरह की कुछ ऊल जलूल सी बात हो जाएगी। तो ये फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 12 तरह के इन्होंने निर्णय निकाल के रखे, और उस 12 निर्णयों के आधार पर उन्होंने माइंड में खोजी 12 नालियाँ। 12 नालियों को कहा इन्होंने कैटेगरीज़। हमारी कैटेगरी हैं, 12 कैटेगरी हैं। 4 कैटेगरी हैं, उनके 3-3 हिस्से हो जाते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और मोड। ये हमारी 4 बड़ी बड़ी नालियाँ हैं हमारे ब्रेन के अंदर। या तो हम कोई जजमेंट क्वांटिटी देंगे, उसके 3 रूप बना दिए थे, या हम कोई क्वालिटी के हिसाब से जजमेंट देंगे, उसके भी 3 रूप बना दिए थे, या हम रिलेशन के हिसाब से जजमेंट देंगे, उसके भी 3 रूप बना दिए थे, और या हम मोड के हिसाब से, प्रकार जजमेंट का, मोडेलिटी, व्यवहार में कैसे आते हैं जजमेंट, तो व्यवहार में देंगे। तो ये 4 कैटेगरी जो हैं हमारे दिमाग की मेजर कैटेगरी, जिनके 3-3 सब कैटेगरीज हैं उनकी, ये हमारे ब्रेन के अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं, और ये यूनिवर्सल हैं, हर एक आदमी के अंदर होती हैं। इन 12 के हिसाब से ही आदमी है। किसी की फैकल्टी कोई काम कर रही है, किसी की कोई का, गणित वाले की क्वांटिटी की फैकल्टी ज़्यादा काम करेगी, व्याकरण या और चीज़ों की क्वालिटी की ज़्यादा काम करेगी, साइंस में रिलेशंस आ जाएंगे, किसी में ये 4 फैकल्टी काम करेंगी। लेकिन कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें इन फैकल्टियों से वंचित हो। ये सारी फैकल्टी जो हैं ये हमें दिखाई नहीं देती। ह्यूम जो थे फंस गए इसलिए कि वो इन फैकल्टियों को भी जो ब्रेन के अंदर है, जैसे आँख की पुतली है, वो आँख की पुतली तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन पुतली के अंदर जो रोशनी है उसको आँख नहीं देख पाती। अंदर की रोशनी दिखाई नहीं देती आँख को। जब आँख देखती है तो पुतली का कालापन और सफ़ेदपन दिखाई देता है। तो ऐसे ये हमारी जो फैकल्टी है मन के अंदर, ये इन 12 जजमेंट को जो दे रही है, वो अंदर कोई चीज़ तो है जो 12 तरह के जजमेंट दे रही है। तो माइंड की फैकल्टी जो है ए प्रियोरी है। कांट तो यही सिद्ध करना चाहते हैं ना कि ए प्रियोरी और सिंथेटिक जजमेंट मिलकर के दोनों ज्ञान बनता है। तो कांट ने कहा ये ए प्रियोरी है, जन्मजात है ये जो चीज़ें हैं। आप इनके अलावा किसी भी आदमी को, दुनिया के मूर्ख से मूर्ख आदमी भी हो, तो उसको लेकर के आओ, तो इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में वो अपना जजमेंट देगा। तो इसके हिसाब से उन्होंने माइंड में कैटेगरीज बना दें। कैटेगरीज़ की डेफिनेशन ये है कि कैटेगरी एक ऐसा धर्म है जो सारे परसेप्शन जो हमारे पास आते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए नेचर पर लागू किया जाता है। हम उस धर्म को नहीं जानते, नेचर को तो देख लेते हैं, क्योंकि धर्म पीछे छुपा रहता है। अग्नि का धर्म जलाना है तो अग्नि तो दिखाई दे जाती है, वो जलाने की शक्ति नहीं दिखाई देती। वो तो जब अग्नि जला देती है तब कहते हैं अच्छा अग्नि जला रही है, लेकिन उसके पीछे कोई ना शक्ति तो है, जब ही तो जला रही है वो। तो कांट ने इस तरह से माइंड की जो फैकल्टी हैं उनको ए प्रियोरी बना दिया, अनुभव अतीत। उनका अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन उनके बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। एस्थेटिक्स में भी यही किया उन्होंने। एस्थेटिक्स में तो ऑर्गेनाइजर के तरीके दे दिए कि स्पेस के और टाइम के अंदर जो चीज़ नहीं होगी घटित, वो दुनिया में कोई जा नहीं सकता।
जो चीज़ स्पेस में घटित नहीं हो रही वो चीज़ है ही नहीं, या तो, या अगर होगी भी तो कोई जान नहीं सकता उसको। जो भी चीज़ होगी स्पेस में आएगी, और स्पेस में फिर माइंड उनको स्पेस में ही ऑर्गेनाइज करेगा। उसके तरीके उन्होंने कई बता दिए थे। इसी तरह से जब हम अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञान में तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है ना, तो अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे तो इन 12 जजमेंट में, और इनके हिसाब से 4 जो मेजर कैटेगरी हैं उनके 3-3 फिर हिस्से बन जाते हैं। तो उनके हिसाब से जैसे क्वांटिटी के 3 हिस्से बन गए हमारे भाई, यूनिटी ऑल, प्लूरलिटी थोड़े थोड़े, सम सम सम, और फिर एक बिल्कुल लिमिटेड एक आदमी तक उन्होंने कहा पर्टिकुलरिटी। तो एक ही क्वांटिटी के 3 हिस्से बने, तो क्वांटिटी की कैटेगरी की 3 हिस्सों में व्यक्त होती है, कैटेगरी क्वांटिटी की है। तो इसी तरह के सारे उन्होंने क्वालिटी की कैटेगरी है, वो क्वालिटी देखती है और क्वालिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करती है सारे जजमेंट को, जितने जजमेंट हैं। क्वालिटी में यही उन्होंने बताया कि या तो ये चीज़ जो है बताएगा वो कि एफर्मेटिव होगी या नेगेटिव होगी या लिमिटेड होगी, दोनों की। तो कैटेगरी कौन सी है? क्वालिटी की। तो कांट ने इस तरह से माइंड को एक्टिव बना करके अंत में ये निष्कर्ष निकाल कर रख दिया कि ए प्योरी और सिंथेटिक नॉलेज पॉसिबल है। आइडियाज़ हमें, कॉन्सेप्ट हमें ए प्योरी ज्ञान देंगे, एनालिटिक प्रपोजिशन बनेगी सारी हमारी हैं, और जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो हमें क्या देंगे? वो हमें सिंथेटिक जजमेंट देंगे। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कैटेगरीज़ के अंदर ला करके जोड़ देंगे, तो जजमेंट बन जाएगा, और जजमेंट से ही नॉलेज आती है सारी की सारी। तो जितने जजमेंट हैं सारे के सारे, उनमें दोनों को मिला दो आप। जो यहाँ से हम शुरू करे थे कि कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी, कुछ नहीं। x + y होल स्क्वायर, कहाँ एक्स और कहाँ वाई है, कहाँ होल स्क्वायर। कुछ इसमें ला के ठोस चीज़ लगाओ, और वो ठोस चीज़ जो आएगी वो अनुभव से आएगी। तो अनुभव ज्ञान की सामग्री देता है, और वो सामग्री बड़ी बिखरी हुई होती है। उसके बारे में भी कल हम देख लिया था कि सारी सामग्री बड़ी बिखरी होती है। जो चीज़ कान के द्वारा सामग्री आ रही है उसको आँख नहीं देख सकती, आँख साउंड नहीं सुन सकती। इसी तरह से जो चीज़ हमारे हाथों को छू करके कोमल या हार्ड लग रही है, वो कान के द्वारा पता नहीं लग सकता। तो सारी सामग्री हमारे पास जो बाहर से आती है, यूँ इस चीज़ को नहीं समझ सके कि बाहर की जो सामग्री है हम उस तरह चीज़ों को नहीं देखते, हम चीज़ों को होल के रूप में देखते हैं। जब चीज़ हमारे सामने आती है तो होल के रूप में आती है। उसको होल कौन बना देता है? सेकंड का भी कई हज़ारवां हिस्सा लगता है कि जैसे ही बाहर हमने चीज़ देखी तो अब ये नहीं होगा कि रंग इसका अलग दिखाई दे रहा है, साइज अलग दिखाई दे रहा है, एक इतना लंबा कोई चीज़ दिखाई दे रही है, एक इधर लंबी। हमें सारा जो दिखाई देगा राधा खड़ी हैं और कृष्ण खड़े हैं। ये कौन ऑर्गेनाइज कर देता है? तो कहते जितने सारे हमारे सेंसेशन आते हैं बाहर से, वो सब बिखरे हुए होते हैं, जिन पर कोई नॉलेज नहीं आ सकती, कोई ज्ञान उनके आधार पर नहीं आ सकता। परसेप्ट कोई ज्ञान नहीं देते हमें, ज्ञान की सामग्री देते हैं बस। तो ज्ञान कौन देगा? तो ज्ञान के लिए इन्होंने 3 चीज़ें जो बताई थी, ये सारी हमारी जन्मजात होती हैं। तो पहली कैटेगरी में था एस्थेटिक बता दिया उन्होंने, सेंसेशन में सारा। अब कांट ने तो स्पेस और टाइम पर बहुत लिखा है सारा का सारा, कि स्पेस में कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, टाइम में कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, और फिर हमारे पास हमेशा ऑर्गेनाइज रूप में आती हैं चीज़ें। हमेशा हमारे सामने जब भी चीज़ आएगी, ऑर्गेनाइज परसेप्शन आएगा, स्कैटर्ड परसेप्शन कभी नहीं आता। और उसके आधार पर हमको जान भी नहीं सकते क्या चीज़ है ये। ऐसे ही कहीं चिंगारियाँ सी उड़ रही हैं, कुछ पता नहीं क्या है। तो कांट ने पॉसिबिलिटी बना दी, ह्यूम को नेगेट कर दिया। ह्यूम ने जो निराशा फैलाई थी सारे में, उस निराशा को कांट ने ख़त्म कर दिया। डेटा फॉर नॉलेज विल ऑलवेज कम फ्रॉम एम्पिरिसिज्म, बट द ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्ट
एंड ऑब्जेक्ट अरेंज इन दिस फॉर्म ऑफ जजमेंट, जिनको हम एस्थेटिक कहेंगे और एनालिटिक कहेंगे, ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स, ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक, फैकल्टी ऑफ सेंसेशन, फैकल्टी ऑफ सेंसेशन और फैकल्टी ऑफ एनालिसिस, फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों ये चीज़ें जो हैं हमारे माइंड में पहले से ही मौजूद रहती हैं। और जिस चीज़ को साइंस की जड़ खोदने के लिए ह्यूम ने कहा था कि कॉजल लॉ तो मेयर एसोसिएशन है, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ आइडिया है, उसने कहा कि ह्यूम को उल्टा कर दिया। ये साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ नहीं है, बल्कि कॉज एंड रिलेशन, जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशन जो है, ये हमारे हाइपोथेटिकल जजमेंट में होता है। इफ़ देन, इफ़ देन, इफ़ देन, ये हमारे माइंड में होता है कि इफ़ देन, अगर इफ़ तो साथ देन ज़रूर होगा, अगर इफ़ और या इफ़ हटा दो वहाँ से कॉज नहीं तो फिर इफेक्ट भी नहीं, लेकिन अगर कॉज कहोगे तो इफेक्ट ज़रूर आएगा। तो इस तरह से कांट ने नॉलेज की पॉसिबिलिटी बना दी।